हाँ जी बच्चों, अ, इससे नेक्स्ट देखें, आगे देखें आप। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय, यह है बच्चों हम कर चुके हैं। उनकी साहित्यिक विशेषताएं भी हम कर चुके हैं। देवदारू निबंध का सार, यह भी, और उसका प्रतिपाद्य उद्देश्य, यह प्रश्न भी बच्चों हमने जो हमारी इससे पहले की ऑडियो थी उसमें हम लोगों ने उसको भी अच्छी तरह से समझ लिया है। उसके बाद एक और जो आलोचनात्मक प्रश्न 8 अंकों के आधार पर हमारा बनता है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। ये मैंने जो ऑन स्क्रीन आपको पीडीएफ भेजी है, ये जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये मैंने आपकी मदद के लिए कि आप जब आपके सामने अगर मटेरियल होगा तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये पीडीएफ आप लोगों को भेजी है। तो आप इसको पीडीएफ में भी से भी पढ़ेंगे और मेरी ऑडियो को सुनकर भी इसको समझेंगे और इसको तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले वही जो अभी हम पिछली वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से देवदारू को वृक्षराज और पर्वतीय पर्यावरण का महान संरक्षक और देवतरु, देवदारू, देवताओं का काठ, न जाने कितने सारे नामों से इसको पुकारा गया है और इसका अस्तित्व महाभारत से भी प्राचीन लेखक ने स्वीकार किया है। निबंधकार ने मुक्त हृदय से देवदारू की प्रशंसा की है और देवदारू निबंध में देवदारू को महिमा मंडित किया है और साथ ही साथ देवदारू को सिद्धांतवादी, खानदानी परंपराओं का पालन करने वाला, यह सब कह करके अटल अचल अडिग कह करके उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और साथ ही एक आम इंसान को ये संदेश दिया है कि हम भी अपने मार्ग पर अडिग रहें, देवदारू की तरह ही विपरीत से विपरीत परिस्थितियां हों तब भी अपने सुमार्ग को ना छोड़ें। तो देखें उनकी निबंध कला की विशेषताएं। सबसे पहला जो पॉइंट है, बिंदु है, वह है वैयक्तिकता की अभिव्यक्ति। वैयक्तिकता होती है व्यक्तिगत, वैयक्तिकता माने लेखक की वैयक्तिकता, लेखक के जो अपने विचार हैं, जो उसकी अनुभूतियां हैं, उनको लेखक ने अभिव्यक्त किया है। तो जहाँ लेखक अपने विचारों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है उसी को हम नाम देते हैं वैयक्तिकता। तो जब भी कभी हम कोई भी निबंध पढ़ें वह लेखक का वैयक्तिक ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लेखक के विचार, लेखक की सोच, लेखक की का एहसास उस निबंध में जुड़ा हुआ होता है। यानी वह अपने विचारों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति तो करता ही है बल्कि स्वयं भी अपने उस निबंध में उपस्थित रहता है। तो जो देवदारू निबंध है बच्चों, उसको आपने देखा कि किस तरह से लेखक ने स्व की अभिव्यक्ति की है। जैसे एक जगह पर लिखा हुआ था कि जहाँ बैठकर लिख रहा हूँ वहाँ से ऊपर और नीचे पर्वत पृष्ठ पर देवदारू वृक्षों की सोपान परंपरा सी दिख रही है। ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ था ये इस वैयक्तिकता को अभिव्यक्त करता है, वैयक्तिकता की पुष्टि करता है कि लेखक स्वयं भी उस पाठ में, उस निबंध में उपस्थित है। और जहाँ पर भी बच्चों लेखक मैं कह करके या अपने विषय में जब वो लिखता है तो उसको हम कहते हैं वैयक्तिकता की अभिव्यक्ति। समझ गए आप? तो वैयक्तिकता क्या है? लेखक का स्वयं उस निबंध में उपस्थित होना। तो द्विवेदी जी इस निबंध में उनकी जो वैयक्तिकता है वो हमें हर जगह नज़र आती है। चाहे जब वो गांव में एक ओझा जो ब्राह्मण है, पंडित है, उसके द्वारा भूत भगाने की कहानी को सुनाते हैं तब भी वो अपने गांव का जिक्र करते हैं, और जब देवदारू की बात करते हैं तब भी वो कहते हैं कि जहाँ बैठकर लिख रहा हूँ वहाँ से। तो यहाँ एक तरह की वैयक्तिकता इस पूरे निबंध में हमें देखने को मिलती है। दूसरा बिंदु है बच्चों, दूसरी विशेषता है
भाव तत्व की प्रधानता। देखिए, जब तक भाव नहीं होता है ना, तब तक कोई रचना नहीं रची जा सकती। तब तक किसी निबंध का, किसी कविता का, किसी कहानी का सृजन नहीं हो सकता जब तक भाव तत्व ना हो। आपने काव्य के तत्वों को किया था, और काव्य के तत्वों में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह भाव तत्व है। और भाव तत्व क्या है? जो विचार हैं, जो भाव हैं, उनको हम भाव तत्व कहते हैं। तो जो भाव तत्व है उसका संबंध अनुभूति पक्ष से होता है, और बाकी जो 3 तत्व हैं, जैसे कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व, शैली तत्व, बाकी के जो तीनों तत्व हैं उनका संबंध अभिव्यक्ति पक्ष से होता है। तो भाव तत्व का संबंध किससे है? अनुभूति पक्ष से। तो लेखक का जो ये निबंध है उसको द्विवेदी जी ने स्वयं ही ललित निबंध कहा है। ऐसे निबंधों में विचारों की गंभीरता का कम और भावात्मकता अधिक होती है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि उनके निबंधों में विचारों की गंभीरता नहीं है। अपितु अगर हम पूरे देवदारू निबंध को देखें तो यह एक तरह से बिल्कुल शुद्ध ललित निबंध है, जिसमें उन्होंने लेखक पर्वतीय प्रकृति और वहाँ के वातावरण की अभिव्यक्ति की है, और लेखक स्वयं भी उस प्रकृति से, वातावरण से अपने आप को प्रभावित महसूस करता है, और अनेक स्थलों पर भावुक होकर अपनी बात कहते हैं। और जहाँ पर उन्होंने कहानी सुनाई थी मुंड कटे भूत की, और बाद में यह कह दिया था कि भूतों में जैसे मुंड कट्टे होते हैं, आदमियों में भी कुछ होते हैं। और यह कहना एक बड़ा भारी व्यंग्य है जो लेखक ने आज के इंसान पर किया है, कि किस तरह से हम सबके बीच में भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो मुंड कटे होते हैं, या तो वो मूर्ख होते हैं या वो किसी की सुनते नहीं हैं। तो ऐसे में लताया पूर्व लुनायाम प्रसूनस्य उद्भव कुतः, यानी जो उन पर किस तरह से प्रसून खिल सकते हैं, पुष्प किस तरह से खिल सकते हैं उस लता पर जिसको जड़ से उखाड़ दिया गया हो। तो यहाँ लेखक ने मुंडकट्टों को देवदारू की लकड़ी से पराभूत होते हुए दिखाया है, और यह भी उन्होंने प्रयत्न किया है। और साथ ही साथ पंडित जी का जो एक चरित्र है उसको भी उन्होंने यहाँ उद्घाटित किया है। उसके बाद बच्चों तीसरा उनकी निबंध कला की जो तीसरी विशेषता है वह है विषयगत मौलिकता। ये जो जिस भी विषय को द्विवेदी जी अपने निबंधों का आधार बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं, उन विषयों पर उनका मौलिक चिंतन होता है, उनका अपना चिंतन होता है। तो मौलिकता विद्यमान है उनके निबंधों में। उनके प्रत्येक निबंध में विषयगत मौलिकता झलकती है। देवदारू एक ऐसा पर्वतीय वृक्ष है जिसके बारे में शायद ही किसी ने विचार व्यक्त किए हों। लेखक स्पष्ट करता है कि देवदारू का नाम और उसका अस्तित्व महाभारत काल से भी पहले का है, और इस तरह से उन्होंने बिल्कुल एक मौलिक विश्लेषण किया है देवदारू का, और साथ ही देवदारू को एक सिद्धांतवादी वृक्ष के रूप में और किस तरह से वह अटल और अचल रहता है उस बात को भी अपने उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम बनाया है। उसके बाद है बच्चों प्रकृति चित्रण। प्रकृति और मानव का अटूट संबंध रहा है आदिकाल से। मानव ने हमेशा प्रकृति का ही सहारा लिया। भले ही आज के वैज्ञानिक युग में लोग प्रकृति से अलग थलग होते जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति का आज भी मानव जीवन में विशेष महत्व है, और प्रकृति के मानव जीवन में विशेष महत्व को बच्चों पिछले महीने में हम सब महसूस कर चुके हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है किसी को तो कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं उसकी व्यवस्था के लिए। और वह ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमारी प्रकृति, हमारे पेड़ पौधे मुफ्त में हमें दे रहे हैं, चौबीसों घंटे हमारी वातावरण को शुद्ध रखते हैं, फिर भी हम उनकी कीमत को
नहीं आंकते, उनकी कीमत का अंदाज़ा हम नहीं लगाते। लेकिन ये हमने देख लिया जब महामारी फैली कि कितना नुकसानदायक है प्रकृति का दोहन करना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और सुंदर खुशहाल ज़िंदगी जी सके। इसी कारण द्विवेदी जी ने प्रकृति के उद्दीपन, आलंबन और मानवीकरण, ये बच्चों तीनों प्रकृति के अलग अलग रूप हैं। उद्दीपन रूप कौन सा होता है प्रकृति का? जहाँ पर हमारी भावनाएं उद्दीप्त हो जाएं, यानी हमारी भावनाओं के आधार पर प्रकृति का उद्दीपन। जैसे मान लीजिए हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो प्रकृति भी हमें खुशहाल नजर आए। ये क्या है? ये प्रकृति का उद्दीपन रूप है। बिहारी को, कवि को पढ़ा है आपने कि किस तरह से जो विरहिणी नायिका है, जब संयोगावस्था थी तो उसे चंद्रमा की चांदनी शीतलता देती थी, परंतु जब कृष्ण उनको छोड़कर चले गए तो वही चंद्रमा की चांदनी आज उन्हें जला डालने को तैयार है, अग्नि के समान लग रही है, तपन दे रही है उनको। तो ये सब क्या है? ये प्रकृति का उद्दीपन है। और आलंबन, जो प्रकृति का प्रभाव है उससे आलंबन, उससे सहारा लेते हुए प्रकृति का चित्रण करना। और तीसरा है मानवीकरण, जब हम मानवीय क्रियाओं को प्रकृति पर आरोपित कर दें। जैसे देवदारू वृक्ष निबंध में लेखक ने जब उसको कहा है झबरेला, गदरौना, नटखटा, जब ये बहुत सारे नाम दिए हैं वृक्ष को, तो वहाँ पर आप देखते हो कि उन्होंने मानवीकरण किया है। तो इन तीनों ही रूपों में द्विवेदी जी ने सफलता प्राप्त की और प्रकृति का कुशल चितेरा हम उनको कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों पांचवा बिंदु है रोचकता। और यह जो रोचकता है, ये उन्होंने बिहारी के एक दोहे को माध्यम बना करके अपने निबंध में रोचकता के अंश को डालने का प्रयास किया है। देवदारू निबंध एक अत्यंत विचारात्मक निबंध है और ऐसे निबंध में रोचक तथ्यों को, रोचकता को प्रकाशित करना, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है लेखक की। और लेखक ने अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफलता का आधार बनाया है रोचकता को, ताकि पाठक उसको अच्छी तरह से पढ़े। लेखक ने निबंध में रोचकता लाने के लिए अपने जीवन के अनुभवों, पूर्व कवियों और कर्मठ व्यक्तियों के उदाहरण के साथ साथ प्रकृति के भी अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत किए। संपूर्ण निबंध आत्मीयतापूर्ण सरसता बनाए रखने का सफल प्रयास किया और निबंध में रोचकता निरंतर बनी रहती है। और जहाँ पर बिहारी का जिक्र किया है कवि ने कि मैं ही पागल हो गई हूँ, ये सारा गांव ही ससही शीतल कर गांव, बिरह की मारी महिला का दिमाग बिगड़ गया है, जो सबको ठंडा लग रहा है उसे वह दाहक मान रही है। ऊपर भी मैं यही बात आपसे कर रही थी। और ये क्या है? ये प्रकृति का उद्दीपन रूप है। और इसी पाठ में उन्होंने एक भूत की चर्चा करके भी अपने निबंध को रोचक बनाने का प्रयत्न किया। उसके बाद व्यंग्यात्मकता, 2-3 जगह पर आपने लेखक के व्यंग्य को देखा इस पाठ में। एक वहाँ जहाँ वो कहते हैं कि मानवों के बीच में भी बहुत सारे मुंडकट्टे यत्र तत्र घूमते रहते हैं। भूतों में जैसे मुंडकट्टे होते हैं, आदमियों में भी कुछ कम में भी कुछ होते हैं। मस्तक नाम की चीज़ उनके पास होती ही नहीं, मस्तक ही नहीं तो मस्तिष्क कहाँ, लता ही कट गई तो फूल की संभावना ही कहाँ रही। और इस तरह से लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य किया जो समाज को अपनी मूर्खता के कारण पतन की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह से व्यंग्यात्मकता हमें देखने को मिलती है। और एक और स्थान पर जहाँ उन्होंने गप की बात की
और फिर पंडित जी के माध्यम से भी उन्होंने उस कथा के विश्लेषण में कहा, पत्ता खड़का बंदा भड़का। और यह उक्ति भी बड़ी वजनदार साबित होती है। क्यों नहीं पंडित जी ने उस भेद को खोला? इसलिए नहीं खोला ताकि उनके द्वारा रची गई जो कहानी थी वो वैसी की वैसी पूर्ववत गांव में प्रचलित रहें और गांव के लोग भूत से सदा डरते रहें और उससे बचने के लिए पंडित जी के पास आते रहें। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे भाषा शैली की, और इसी प्रश्न को हमने अपने आगामी प्रश्न में भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, इस प्रश्न के अंतर्गत हमने इस पॉइंट को करना भी है। तो जो भाषा शैली है ये यहाँ पर भी हमें लिखना है इस पॉइंट को, और भाषा शैली का प्रश्न अलग से भी बच्चों हमें तैयार करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भाषा का प्रश्न है उसी को पूरा कर लिया जाए बजाय इसको पढ़ने के। लेकिन अगर शॉर्ट में आ जाए, आपको 4 अंकों में आ जाए भाषा शैली का प्रश्न, तो आप फिर जहाँ जो समग्र रूप से संक्षिप्त रूप से जो भाषा शैली का वर्णन किया गया है आप इसको लिखकर भी अपने 4 अंकों वाले प्रश्न उत्तर को तैयार कर सकते हैं। कि ललित निबंध है सबसे बड़ी बात, और भाषा जो है बड़ी गंभीर है, प्रौढ़ है, भावाभिव्यक्ति में समर्थ है। द्विवेदी जी संस्कृत के ज्ञाता और विद्वान थे, इसलिए उनकी भाषा पर जो तत्सम प्रधान शैली है, शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा, इसका उन्होंने प्रयोग किया है। और संस्कृत में शब्द की बहुलता है, विषय और प्रसंग के अनुकूल भाषा है, और भाषाई दृष्टि से देवदारू एक सफल निबंध है। विषय की व्यापकता, सरलता, भाषा की सुबोधता यानी समझ में आ जाना। और द्विवेदी जी को एक आलोचक ने वाणी का डिक्टेटर कहा है, और एक और कवि हुए हैं हमारे जिनको वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, और वो हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है, यानी जो कुछ उनके मन में आया भाषा उनके विचारों के अनुरूप अपने आप ही ढलती चली गई, यानी भाषा उनके इशारों पर चलती है। द्विवेदी जी भाषा के इशारे पर नहीं चलते। तो इस तरह से जो भाषा है उसके 2 रूप बच्चों हमें मिलते हैं, एक संस्कृतनिष्ठ और दूसरा मिश्रित। तो संस्कृतनिष्ठ शब्द तो हैं ही, हिंदी के शब्द भी हैं, और कहीं कहीं पर तो उनके देशीय शब्द भी आ गए हैं जहाँ पर उन्होंने देवदारू का जिक्र किया है बच्चों वहाँ पर। तो इस पॉइंट को आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, भाषा शैली इस वाले पॉइंट को। ठीक है बच्चों, आगे जो भाषा शैली का प्रश्न है इसके बाद हम उसको करेंगे। तब तक के लिए आप जो मैंने PDF भेजी है उसमें से इसको एक बार पढ़ लें। ठीक है बच्चों, ओके, ऑल द बेस्ट।